स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी ना। पहली प्रॉपर्टी क्या थी जो हमने देखी थी, दैट वाज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। जल्दी से दोनों को रिवाइज करते हैं, फिर थर्ड को स्टार्ट करेंगे। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पहली प्रॉपर्टी थी। इसका हमने एक और नाम दिया था एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको क्या बोला था हमने, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हो क्या रहा था, एक अल्किल हालाइड, दिस इज एन अल्किल हालाइड in the presence of alcoholic KOH, है ना, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इससे अल्फा कार्बन से हैलोजन एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, अगर यहां से रिमूवल हो जाएगा तो इनके बीच में क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड, एंड द प्रोडक्ट वाज एन एल्कीन। प्रोडक्ट क्या मिल रहा था हमें, एल्कीन प्लस KX एंड H2O, करेक्ट, KX एंड H2O। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एन अल्किल हालाइड। ठीक है, इसमें हमने शेट्जेफ रूल भी देखा था कि इफ यू हैव मोर देन 2 काइंड ऑफ बीटा हाइड्रोजन, जैसे यहां पर है, यहां पे तो एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन था, या तो ये या तो ये या तो ये निकलेगा, हमेशा एल्कीन क्या बनेगा, इथीन ही बनेगा। पर अगर मैं ये लेता हूं ब्यूट 2इन, ये ब्यूट 2इन है, दिस इज ब्यूट 2इन। अब इसके पास 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन्स हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन लेता है तो ब्यूट 2इन बनेगा। ये तो आपका क्या है, ये वाला कंपाउंड क्या है, कोई भी ब्यूटिल हालाइड है, दिस इज ब्यूटिल हालाइड। कोई भी हालाइड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है तो ब्यूटिल ब्रोमाइड या ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। तो अब मैं अपने क्या किया, हाइड्रोजन तो यहीं से निकलेगा, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। बस हाइड्रोजन हम यहां से यहां दोनों जगह से निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूट 2इन, और यहां से निकालोगे हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, ब्यूट 1इन। तो हमने यहाँ पे शेट्जेफ रूल लगा के क्या दिया था कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यानी कि ब्यूट 2इन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ब्यूट 1इन भी बनेगा बट कम क्वांटिटी में। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं इसमें, सिर्फ एक, और यहाँ पे कितने हैं, एक और एक 2। तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ये था हमारा शेट्जेफ रूल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे थे, बिकॉज हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकल रहा है, हाइड्रोजन तो अल्फा से ही निकलेगा, और तो हाइड्रोजन कहीं है पे नहीं, है नहीं। अल्फा कार्बन ही वो है जिसमें हाइड्रोजन लगा है, और उसके नेबर वाला क्या कहलाता है, बीटा। अब नेबर के नेबर वाला भी हमने देखा था, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका हुआ पहली प्रॉपर्टी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। लास्ट क्लास में हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, 2 मेटल को प्रिडोमिनेंटली हमने रिएक्ट करवाया था। पहला था मैग्नीशियम, कि अगर आपका अल्किल हालाइड अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट बनाता है, विच इज ग्रिग्नार्ड reagent RMgX, which is used to make alkane। इसका काम क्या है, एल्केन बनाना। और ये किस कंडीशन पे बनता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्योंकि इसको मॉइस्चर से एलर्जी है। अगर ये मॉइस्चर के पास आ जाएगा या इसको कहीं से H पॉजिटिव प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये क्या बन जाता है, RH, यानी कि एल्केन। तो अगर आप एल्केन बनाना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपन ड्राई ईथर की कंडीशन नहीं भी लेंगे तो चलेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बन रहा है वो स्टोर रहे एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप उसको ड्राई कंडीशन में बनाओ और ड्राई कंडीशन में स्टोर करो, मॉइस्चर फ्री कंडीशन में स्टोर करना है उसको, ताकि उसको कहीं से भी प्रोटॉन ना मिले। प्रोटॉन उसको सिर्फ पानी नहीं, प्रोटॉन उसको एसिड भी दे सकता है, प्रोटॉन उसको अल्कोहल भी दे सकता है। तो हमको ये सारे सॉल्वेंट से अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दूर रखना है, जस्ट टू अवॉइड चेंजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्केन। अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और सेकेंड हमने जो रिएक्शन यूज किया था या मेटल यूज किया था वो था सोडियम, जिसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन, है ना। यहां भी अपन एल्केन ही बनाते थे वुड्स रिएक्शन से, बट डिफरेंस क्या था कि ऐसे ही एल्केन बनाते थे जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जैसे कि इथेन, ब्यूटेन,
हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे वाले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन हम वुड्स रिएक्शन से बनाते थे, क्योंकि इसमें होता क्या था, कपलिंग रिएक्शन। आप जो भी अल्किल हैलाइड ले रहे हो, लेट से आपने एक ले लिया मिथिल ब्रोमाइड, यू हैव टेकन मिथिल ब्रोमाइड, ठीक है, और साथ में आपने ले लिया सोडियम, यानी क्या तो ले रहे हैं ना अपन, तो एक ले लिया आपने मिथिल ब्रोमाइड और दूसरा ले लिया हमने सोडियम। तो इस बीकर में मिथिल ब्रोमाइड का एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, और ये दोनों का क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से CH3Br प्लस 2Na, इसको वापस लिख के दिखा रहा हूं, BrCH3, कुछ इस तरीके से NaBr रिमूव हो जाता है, और जो एल्किल ग्रुप बच गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, कपलिंग हो जाती है। तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि इथेन, क्या बनेगा, इथेन, CH3 बॉन्ड CH3। क्लियर है। अब यहीं अगर आपने इथिल ब्रोमाइड लिया होता, मिथिल ब्रोमाइड की जगह इथिल ब्रोमाइड लिया होता, तो ये बनता ब्यूटेन। क्या बनता, ब्यूटेन, क्योंकि जो भी आप अल्किल हैलाइड ले रहे हो ना, उसके अल्किल ग्रुप आपस में क्या हो रहे हैं, कपल हो जा रहे हैं, तभी डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जा रहा है। आपने एक कार्बन का अल्किल हैलाइड लिया, आपको एल्केन 2 कार्बन का मिला, आपने अल्किल हैलाइड 2 कार्बन का लिया, आपको एल्केन 4 कार्बन का मिला। लाइकवाइज अगर आप 4 कार्बन का अल्किल हैलाइड लोगे तो आपको 8 कार्बन का एल्केन यानी कि ऑक्टेन मिलेगा। एम आई क्लियर। हर बार ऐसे ही होगा। अब आप चाहोगे कि सर प्रोपेन बना के दिखाओ, तो प्रोपेन बन जरूर जाएगा, बट उसके साथ में इथेन और ब्यूटेन भी बनेगा। कैसे, हमने देखा था CH3Br लेंगे और एक हम C2H5Br लेंगे, तभी तो 2 और 1 मिलके 3 बनेंगे ना, कपलिंग हो रहा है। अगर आपको 3 कार्बन का बनाना है एल्केन, तो एक अल्किल हैलाइड से 1 कार्बन आना चाहिए और दूसरे अल्किल हैलाइड से 2 कार्बन आना चाहिए, तब तो 1 और 2 मिलके 3 होंगे, हाँ है ना। अगर आपको 4 चाहिए तो 2 और 2 मिलके 4 हो गए, आपको 2 चाहिए था तो 1 और 1 मिलके 2 हो गए, आपको 8 चाहिए तो 4 4 मिलके 8 हो गए। अगर आपको 3 चाहिए तो 1 और 2 मिलके ही 3 होंगे ना, या 2 और 1 मिलके ही 3 होंगे। तो आपको एक अल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा 1 कार्बन वाला, और दूसरा अल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा 2 कार्बन वाला। लिया आपने, प्रोपेन बन भी जाएगा, नो डाउट। CH3 will combine with C2H5, बन गया प्रोपेन। बट इसके अलावा हमें 2 प्रोडक्ट और मिलेंगे। वो 2 प्रोडक्ट क्या होंगे, जब ये आपस में ही कपलिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3 और जब ये आपस में कपलिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, C2H5, यानी कि इथेन एंड ब्यूटेन along with प्रोपेन। बनाना चाह रहे थे सिर्फ प्रोपेन, 2 फ्री मिल गया, ब्यूटेन और इथेन, ब्यूटेन और इथेन। समझ आएगा, क्योंकि अंदर देखो, बीकर के अंदर कोई बैठा थोड़ी ना कि वो हमेशा इन दोनों को ही कपलिंग करवाएगा। अंदर तो कैसा भी रिएक्शन हो रहा है ना, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल का कपलिंग कर रहा है, तो उस केस में प्रोपेन के साथ साथ इथेन और ब्यूटेन भी फ्री मिलेगा, जो हम चाह नहीं रहे हैं। हमारा काम तो सिर्फ प्रोपेन बनाना था, तो ये मेथड हम कभी यूज नहीं करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एम आई क्लियर। सिर्फ इवन के लिए मेथड आपका बेस्ट है, ऑड के लिए अपन प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बना है ये मिक्सचर बन गया, 3 चीजों का मिक्सचर, और वो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट इतना आसपास है कि यू कैन नॉट सेपरेट देम ईदर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है कोई भी 2 लिक्विड या 3 लिक्विड को, 3 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने का। यहां तीनों कंबाइन हो जाएंगे, देयर इज नो मेथड टू सेपरेट देम। क्लियर है, ठीक है। तो ये लास्ट हमने रिएक्शन देखा था। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिए थे क्या, nucleophilic substitution reaction. This is the third and last property of alkyl halides. Nucleophilic substitution reaction. ये से स्टार्ट है ना। हाँ, तो देखो इसमें इसका मीनिंग क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे किसी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने वाला है। ऑलरेडी हमारे अल्किल हैलाइड में दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दे आर द नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, वन थिंग। दूसरा, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास लोन पेयर्स होने चाहिए, तभी वो न्यूक्लियोफाइल। जैसे वाटर, अमोनिया, वाटर एंड अमोनिया आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास, और अमोनिया के पास भी कोई चार्ज नहीं है, बट इसके पास क्या है,
लोन पेयर्स, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर न्यूक्लियोफाइल्स। समझ रहे हैं क्या? वैसे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज या फिर ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। हमारे लुईस एसिड्स AlCl3, BF3, FeCl3, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे लुईस एसिड्स, एंड दे आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, हमको भी बात करनी है न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल समझ गए ना आप? जैसे OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम न्यूक्लियोफाइल्स। समझ रहे हैं? तो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसी के कंपाउंड से हटाने वाला है। ऐसा अपन ने डेफिनेशन लिखा था, बट क्वेश्चन ये आया था कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से? OH नेगेटिव ने Cl नेगेटिव को रिप्लेस तो कर देगा, OH नेगेटिव आएगा और Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा और अल्कोहल बन भी जाएगा। क्या बनेगा? OH लग जाए तो अल्कोहल बन गया ना, अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बन गया। हमने अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना सीखा था, सबसे फर्स्ट मेथड, हाउ टू प्रिपेयर अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, याद है? तो आप अल्किल हैलाइड से भी अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना सीखे थे, अब अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये वाला कहां फिर से पढ़ेंगे रिएक्शन? अल्कोहल के प्रिपरेशन में। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? इसके बाद हमारा चैप्टर है ना अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन फिर पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन अपन पढ़ सकते हैं ना वहां पे कि एक अल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दो तो OH नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, तो मिल गया अल्कोहल, बन गया अल्कोहल, राइट? तो अब ये OH आया कहां से? तो हमने इसकी एक टेबल बनानी चालू की थी शायद, है ना? एक टेबल थी जिसमें हम क्या लिख रहे थे कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल कहां कहां से आएंगे। जैसे OH नेगेटिव कहां से आ सकता है? NaOH से, KOH से, वाटर से भी आ सकता है। तो ये हमने ऐसे एक टेबल बनाई थी, शायद कंप्लीट हो गई थी वो टेबल। कितने लिखे थे? 7 लिखे थे क्या? लास्ट क्या लिखा था हमने पहले वो देखो, फिर हम आगे। नहीं, बचा है, अभी बचा है, ठीक है। तो पहला क्या लिखा था हमने? OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल था, फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल वाज OH नेगेटिव, ठीक है। इसका सोर्स क्या था? KOH से आ सकता है या NaOH, या फिर एक और लिखवाया था मैंने, मॉइस्ट Ag2O। इन तीनों से OH नेगेटिव निकल सकता है बाहर और जाकर के आपके अल्किल हैलाइड के हैलाइड को हटा देगा और ये लग जाएगा, ठीक है। और बनेगा क्या प्रोडक्ट? अल्कोहल, ROH। RX से X हटा, OH फिट हो गया, क्या बन गया? ROH। ROH को क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल, ठीक है। ये फर्स्ट था। और वो सेकेंड वाटर, वाटर था ना, वाटर से भी यही बनेगा अल्कोहल। वाटर भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, इट हैज गॉट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद RONA लिखे थे, याद है? RONA को मैंने क्या नाम बताया था आपको, याद है क्या? सोडियम एल्कोक्साइड। जो लिखा है वही पढ़ना है बस, देखो सोडियम, Na फॉर सोडियम, एल्किल ऑक्सीजन, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। इसको आप याद कराओगे RX के साथ तो क्या होगा? आपका RO नेगेटिव इज योर न्यूक्लियोफाइल। Na पॉजिटिव और RO नेगेटिव निकलेगा ना बाहर। Na क्या है? मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब बॉन्ड टूटेगी तो O और Na के बीच में Na पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा। अब यही O नेगेटिव जाके आपके R के साथ अटैच होगा तो और क्या बना लेगा? ROR। और इसको क्या बोलते हैं अपन? ईथर, ROR। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3ONA प्लस C2H5Br। फॉलो कर रहे हैं? ये हमारा अल्किल हैलाइड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। CH3O नेगेटिव आकर के इसको रिप्लेस करेगा तो क्या कंपाउंड मिलेगा? C2H5OCH3। दोनों R अलग अलग हो गए ना, ये भी ईथर है। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं। कई बार R और R डैश करके लिखते हैं, यहाँ R डैश और इस वाले पे R, तो एक R बनेगा, एक R डैश होगा, R डैश O R, एक ही मतलब है, ठीक है। दैट वाज द थर्ड न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद क्या देखे थे? और NaI, NaI से I नेगेटिव आया, ये तो अपन ने फिंकल्सन में किया भी है, सेम तो रिएक्शन है। फिंकल्सन में ये रिएक्शन देख चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां अपन ने क्या लिया था? ऑलरेडी एक अल्किल हैलाइड हमारे पास था और उसको हटा करके हमने I फिट किया था फिंकल्स्टीन रिएक्शन में, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या था? अमोनिया। अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है वैसे अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और वो लगेगा तो क्या बनेगा? अमाइंस,
RNH2, अमोनिया से आया अमाइन RNH2। ओके, व्हाट एल्स? उसके बाद क्या था? और KCN और AgCN, ये लास्ट दो थे ना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि CN जो होता है ना, ये एम्बीडेंट टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। अपन बात किए थे एम्बीडेंट के बारे में, तो मैंने क्या बताया था? डेंट मतलब क्या होता है? आज नहीं आया क्या आदित्य? नहीं, एक और आदित्य, वो बोला था कार में जो डेंट लगता है, तो फिर मैंने बोला था नहीं, वो वाला डेंट नहीं, ये दांत वाला डेंट। हाँ, डेंटिस्ट भी तो होते हैं, है ना। तो डेंट मतलब क्या है? दो तरफ दांत है उसके। एमबी मतलब दो तरफ, पर एमबी एमबी वर्ड आया है एम्फीबियन से, कि एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। पर एक बार में तो एक ही जगह रहेगा ना, लैंड में तो लैंड में है, वाटर में थोड़ा रहेगा, वो उसका डुप्लीकेट थोड़ी ना है वहां पे, तो एक बार में एक जगह पर है। उसी तरीके से जब CN जोड़ता है ना, तो इट कैन अटैच फ्रॉम कार्बन साइड ऑल्सो और इट कैन अटैच फ्रॉम नाइट्रोजन साइड ऑल्सो। उसके लिए अलग अलग रिएजेंट लेना पड़ेगा। जैसे हमने एक लिखा था KCN, क्या लिया था हमने? KCN। KCN जो बॉन्ड बन रही है ना K और CN के बीच में, वो आयनिक बॉन्ड है। क्या है? आयनिक बॉन्ड। तो जब ये टूटेगी तो K पॉजिटिव अलग होगा, CN नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज, हालांकि इसके पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तभी तो दोनों तरफ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है ना। तो आपके RX में जब जाएगा ना ये, तो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। बट अगर KCN लियो हो तो बॉन्ड इज आयनिक, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन कार्बन की बनती है, ना कि कार्बन नाइट्रोजन की। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड बनेगी और R के साथ क्या लग जाएगा? CN, ना कि NC। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने दूसरा रिएजेंट क्या लिया था? AgCN। AgCN जो बॉन्ड है ना, Ag और CN के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है। ये रीजन है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसको लेने पर आइसोसाइनाइड बनता है और इसको लेने पर साइनाइड क्यों बनता है। मतलब इसको लोगे तो आप बनेगा RNC, बोथ आर आइसोमर्स, दोनों क्या है? आइसोमर्स है, तभी तो आइसोसाइनाइड लग गया ना। इसको क्या बोल रहे थे अपन? साइनाइड या नाइट्राइल। और इसको क्या बोलेंगे? बस आइसो वर्ड लगा दो आगे, आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल। तो ये आइसोमर्स है दोनों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना दोनों का, RCN, बस बॉन्ड का फॉर्मेशन अलग अलग है। एक में कार्बन ने बॉन्ड बनाई हुई है R के साथ, यानी कार्बन के साथ, और दूसरे वाले में नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाई हुई है कार्बन के साथ। कार्बन है ना, ये आगे क्या है? R क्या है? कार्बन ही है, हाँ है ना। कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है ना, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 10 कार्बन का, 5 कार्बन का, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी ना, तो सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा? नाइट्रोजन ही अटैक कर पाएगा अल्किल ग्रुप पर। तो इसलिए क्या बना? आइसोसाइनाइड। समझ रहे हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको साइनाइड बनाना है तो आपको KCN लेना है, अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो आपको AgCN लेना है, देन ओनली वो साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनेगा। समझ रहे? यहां तक हुआ था। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जांपल साइनाइड और आइसोसाइनाइड हो गए, है ना। एक एग्जांपल और लिखते हैं, कंटिन्यू करेंगे उसी टेबल पर, ठीक है। टेबल में क्या कितने कॉलम बनाए थे आप लोग? 3 ना। पहला कॉलम क्या था? रिएजेंट, दूसरा कॉलम था न्यूक्लियोफाइल और तीसरा कॉलम था प्रोडक्ट। तो वहां तो हो गया था ना पूरा AgCN तक। चलो नेक्स्ट लिखेंगे अगला KNO2। KNO2 अगला रिएजेंट का नाम होगा, अगला रिएजेंट का नाम है KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट। ये भी लिख लिए थे क्या? पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। अगले कॉलम में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में लिख लेना ONO, न्यूक्लियोफाइल इज ONO। ये भी आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, O और N दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। अगर O से बॉन्डिंग होगी तो आपको मिलेगा RONO, इसको कहते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट। अगर O से बॉन्डिंग होती है तो अगेन ये आयनिक बॉन्ड है ना। बॉन्डिंग O के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी कार्बन की, इसलिए O जाकर अटैच हुआ है, नाइट्रोजन नहीं, ठीक है। क्लियर है? अब अगला ले लो। अब यहां पे भी K और वहां पे Ag लिए थे ना, तो यहां भी Ag ले लो, AgNO2 अगला रिएजेंट, AgNO2। नाम भी लिखना इसका, नाइट्राइट है ये, है ना। ले लिए AgNO2। अब वहां से निकालो NO2, नाइट्रो, नाइट्रो, और लगा दो RNO2, NO2 RNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो। ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रो है। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, बट आर आइसोमर्स, ठीक है।
तो ये भी एक एग्जांपल हुआ आपके किसका, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का। तो एक साइनाइड नाइट्राइड हो गया, साइनाइड आइसोसाइनाइड, और एक हो गया नाइट्राइड नाइट्रो। ठीक है, तो याद रखना कि के जो है ना आपका पोटेशियम, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो वो बॉन्ड आयनिक बना रहा है। तो जब आयनिक बॉन्ड बनेगी तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव, बट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगी कार्बन की इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। वैसे ही वहां भी हो रहा था, कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रॉन्गर थी इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट, नीचे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल डेफिनेशन लिखना। न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन है ये, न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव more than one site more than one site more than one site मतलब जगह जहां से वो अटैक कर सकता है ना, more than one site through which the reaction can occur through which the reaction can occur through which the reaction can occur are called ambident nucleophiles are called ambident nucleophiles are called ambident nucleophiles। एग्जांपल में आप लिख लेंगे, यही दोनों एग्जांपल लिख लेना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, तो CN एंड NC, और एक लिख लेंगे ONO एंड NO2। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखना है अपने को कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो हेडिंग डालना इसी में ही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो मैकेनिज्म पढ़ने अपने को, एक होता है SN1 और एक SN2, है ना, तो हाइफन डाल के लिखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution reactions. There are two types of nucleophilic substitution reactions. फर्स्ट लिखेंगे SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या S पहले है तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक भी लिख सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, कॉमा डाल के बाई मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं मैं आपको रीजन बताता हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आपको पता है ना, एक न्यूक्लियोफाइल आकर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करेगा, इसकी जगह लेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। बट ये टू का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपने लिया है मिथिल हालाइड, कोई भी मिथिल हालाइड, मिथिल ब्रोमाइड हो सकता है, मिथिल क्लोराइड हो सकता है, मिथिल आयोडाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ये एक H। आपको पता है कि एक वेज डायग्राम होता है कि आपका ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना, तो एक बॉन्ड आपकी तरफ है, एक बॉन्ड बोर्ड की तरफ है, राइट। तो उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं वेज डायग्राम, है ना। एक अपन सॉलिड वेज बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, डैश वेज। वेज मतलब कुछ ऐसा दिखाते हैं, इस टाइप का, ऐसा स्ट्रक्चर को वेज बोल रहे हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे सॉलिड बनाया, शेडिंग कर दी उसके अंदर, और एक मैंने लाइन से बनाया ऐसे, तो एक बॉन्ड आपकी तरफ है, एक बॉन्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, एंगल कितना होता था टेट्राहेड्रल का, है
हाँ जोर से बोलो, जो भी बोल रहा है जोर से बोलो। 109 है ना, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 34 मिनट, ऐसा कुछ करके अपन बोलते थे, राइट। वो आपका एंगल होता था दो बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। तो चलिए, ये आपका मिथिल ब्रोमाइड या मिथिल आयोडाइड या मिथिल क्लोराइड रेडी है। OH नेगेटिव जो है ना, वो बैक अटैक करता है पीछे से। पीछे से इसलिए अटैक कर पा रहा है क्योंकि पीछे उसको काफी जगह दिख रही है। आपको दिख रही है जगह, है ना। देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ये सुना वर्ड आपने 11th में? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, अपन उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। आपको याद है अपन ऑर्थो और पैरा वाले में भी बोलते थे कि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, डू यू रिमेंबर? जैसे ये आपका पहले से यहाँ पे एक मिथिल लगा हुआ है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रोफाइल लेट से यहाँ आकर अटैक किया। मिथिल भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पे आया और दूसरा कहां जाएगा? पैरा पे। तो अपन क्या बोलते थे कि पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या था कि ये दोनों पास पास में है, तो रिपल्शन होगा, देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको लग रहा सर नहीं, जगह तो है बहुत सारी, वो यहाँ दिख रही है आपको जगह। तो जब आप इसकी बॉन्ड खोलोगे, इसकी मिथिल की, तो इसके भी तो ऐसे बॉन्ड निकलेंगे ना बाहर, इसके भी तो पर निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। और क्लोरीन भी बड़ा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रिपल्शन भी होगा। दैट इज वाई ये थोड़ा सा लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ऑर्थो वाला, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट होता था, ये मेजर होता था। इन द सेम वे यहाँ इसको काफी सारी खाली जगह मिलेगी, तो ये बैक अटैक करना पसंद करेगा। एम आई क्लियर? उसी समय क्या होगा, जब ये अटैक करता रहेगा तो ये अटैच तो नहीं रह सकता, क्योंकि एक साथ 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकती ना कार्बन की। क्या आपको लगेगा सर पहले ये अटैच कर देते हैं फिर उसको निकाल देते हैं? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऐसे में तो कुछ समय के लिए कार्बन 5 बॉन्ड बना देगा, तो एक साथ होता है वो दोनों काम। मतलब एक इधर से निकल रहा है, दूसरा इधर से एंटर कर रहा है, समझ रहे हैं क्या? तो बीच में एक स्टेट ऐसा आती है जहां पे कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से ऐसे कनेक्टेड तो रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड से, हाँ या ना? ये तो 3 है ना उसके पास। X निकलता रहेगा और OH जुड़ता रहेगा। इस टाइप का स्टेट बनाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मतलब समझते हो क्या? क्या? हाँ, चेंज होता रहेगा। मतलब ये चीज बीच में कहीं हुई हो, पर वो बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल सी स्टेट है। मैं क्लियर? तुरंत ये अटैक कर रहा है पीछे से, ये बाहर सामने से आगे निकल रहा है, एंड फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ये इधर अटैच हो गया और ये बॉन्ड्स इधर अपने आप रिपेल होके इधर आ गई। वेस्पर थ्योरी, जब बॉन्ड्स बनेंगी तो एक दूसरे को रिपेल करती है ना, बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन करेगा, एंड अगेन दे टेक द फॉर्म लाइक दिस। तो आपने देखा, हमने स्टार्ट किया था, कार्बन यहां है, एक्स यहां था। आप देख पा रहे हो मुझे? एच को नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है? एच तो यहाँ यहाँ और पीछे था ना, इधर और एक ऊपर, ठीक है। और यहाँ था ब्रोमाइड, ठीक है। पर जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो OH कहां आ गया? इधर। मतलब इन्वर्जन हो गया ना, मिरर इमेज बन गई। एक्चुअली में OH PR इधर था, पर अब OH इधर आ गया। जैसे छतरी नहीं होती आपकी, छतरी बहुत तेज हवा चलती है तो छतरी कैसे हो जाती है? उड़ाना नहीं है, पकड़ के रखना उसको, तो क्या क्या होगा फिर? उसका उल्टी हो जाएगी, राइट। मतलब जो उसका ऐसा था अब वो ऐसा हो जाएगा, इन्वर्जन। इसी को इन्वर्जन बोलते हैं, और पॉपुलरली नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। मतलब जब आपने SN2 मैकेनिज्म कराया तो आपका कंपाउंड का जो, मतलब जो नया कंपाउंड बना है, वो ओरिजिनल कंपाउंड का मिरर इमेज बन गया। मिरर इमेज तो यही होता है ना कि अगर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो मिरर में मुझे ऐसे दिखेगा, हाँ या ना? तो इसी को अपन मिरर इमेज बोल रहे हैं, इन्वर्जन। आप लोग पढ़ते थे ना फिजिक्स में, लैटरल इन्वर्जन होता है मिरर के सामने, तो ये वही हो रहा है। समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए हो क्योंकि अटैक कहां से हुआ है? बैक साइड से। अटैक कहां से हुआ है? बैक साइड से। और क्यों अटैक बैक साइड से हुआ? क्योंकि उसको खुली जगह मिल रही थी, खाली जगह मिल रही थी, देखा उसने मौका और मार दिया चौका, घुस गया वहां से, राइट। पर अगर यही काम अगर वो, ये तो मिथिल था तो छोटा ग्रुप था, राइट। अगर कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता, अब ये बैक अटैक नहीं कर पाएगा। सर जगह तो है, कहां है जगह? अब बताओ, है जगह? नहीं है ना। उन्होंने भी पंख कहां फैलाए थे अपने? CH3 ना। किस टाइप का हालाइड है ये? डिग्री में बात करो, डिग्री में 3 डिग्री। किस टाइप का हालाइड है ये? और वो कौन सा था? ये 2 डिग्री था, ये कोई डिग्री नहीं था। कहां है एक कार्बन के साथ एक और कार्बन? आपका डेफिनेशन तो यही है ना कि अगर एक कार्बन एक और के साथ अटैच है तब 1 डिग्री कहलाएगा।
अगर एक कार्बन दो और के साथ अटैच है तो 2 डिग्री कहलाएगा। और इसको आपने 3 क्यों बोला? क्योंकि ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच था, बट वहां तो एक ही कार्बन है, उसको मिथिल ही बोलना। क्या बोलना? मिथिल। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें था? मिथिल में। 1 डिग्री में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 2 डिग्री में और ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां होगी? तो 3 डिग्री में वो बैक अटैक नहीं करेगा, तो SN2 मैकेनिज्म 3 डिग्री में नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं बाइमोलिकुलर क्यों बोला हमने। स्टार्ट तो वहीं से किए थे ना, क्यों बोले? तो बाइमोलिकुलर का मतलब होता है कि जो उसका मेन रिएक्शन है, यही तो मेन रिएक्शन है, उसके मेन रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? एक ये OH नेगेटिव, कहीं से तो आ रहा होगा ना, NaOH, KOH। तीसरा बताओ, हो गया ना, KOH NOH, बेसी तो है, Ag2O, मॉइस्ट Ag2, ये 3 जगह से आ रहा था ना NOH, तो वो हमारा एक रिएक्टेंट हो गया। और दूसरा रिएक्टेंट खुद अल्किल हैलाइड। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, उनका कोलिजन होता है, उन टाइप के रिएक्शन को अपन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसलिए नाम पड़ा SN2, क्योंकि वो मेन स्टेप में ही दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए हैं। तो रिएक्शन की स्पीड ये दोनों ही डिसाइड करेंगे, तो इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? 3 डिग्री वाले की। 3 डिग्री वाले में अपन अटक गए थे ना कि 3 डिग्री में सर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी तो बैक अटैक पॉसिबल नहीं है। चलो 3 डिग्री ले लेते हैं। ये रहा हमारा एक 3 डिग्री, ये रहा Br, दिस इज 1 CH3, another CH3 एंड थर्ड CH3 है, ये हमारा टर्शरी हालाइड। करेक्ट? टर्शरी हालाइड में जब OH नेगेटिव आएगा तो ये पीछे से आने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ है, अटक जाएगा वहीं पे। तो ये वेट करेगा, ये क्या करेगा? वेट करेगा इस अल्किल हालाइड के टूटने का। कैसे टूटेगा ये? जब वो पास आएगा ना, कौन? न्यूक्लियोफाइल, तो ये डर के मारे बाहर निकलेगा पहले। तो निकलेगा जब बाहर तो क्या होगा पता है? एग्जैक्टली कौन बोला? क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। प्लस Br नेगेटिव बाहर निकल गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आया ना? तो OH नेगेटिव तो वेट ही कर रहा था बैठ के कि कब ये कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे ही बनेगा तुरंत अटैक करेगा। अब कहीं से भी कर सकता है ना, देखो यहां से भी उतनी भीड़ है, यहां से भी उतनी भीड़ है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। हो सकता है OH नेगेटिव यहां से अटैक कर दे, हो सकता है OH नेगेटिव यहां से अटैक कर दे। आप सुन रहे मेरी बात? तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा। तो फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं? ओनली वन, ओनली। एक्चुअली देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना, हमारा कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन होते हैं। तो उस टाइप के रिएक्शन की स्पीड निकालने के लिए हम क्या देखते हैं पता है? सबसे स्लोएस्ट स्टेप देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे स्लोएस्ट स्टेप। इसको ऐसे समझना कि कोई एक प्रोसेस मैंने आपको दिया, लेट्स से वो साइकिल फैक्ट्री वाला एग्जांपल देखते हैं जो अपन 11th में भी देखते थे कि एक साइकिल फैक्ट्री में साइकिल बन रही है ना, 3 सेक्शंस में काम हो रहे हैं। एक सेक्शन टायर बना रहा है, दूसरा सेक्शन वो हैंडल वगैरह बना रहा है, तीसरा सेक्शन पेडल और सीट बना रहा है। ठीक है, पेडल सीट रेडी कर दी उन्होंने, इन्होंने भी अपना हैंडल वगैरह सब रेडी किया, पर टायर वाला सेक्शन थोड़ा स्लो था। तो क्या साइकिल रेडी हो पाएगी? क्या नहीं। पूरे की पूरे प्रोसेस की स्पीड किस पे डिपेंडेंट थी? टायर के ऊपर, यानी कि उन तीनों में जो सबसे स्लो था, सबसे स्लो था। तो जब भी कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं ना, तो उनमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो स्पीड बताता है पूरे प्रोसेस की। क्योंकि ये दोनों अपना रेडी करके भी साइकिल थोड़ी ना रेडी कर पाए। रिएक्शन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो रिएक्शन तभी कंप्लीट होगा जब तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें भी जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, जब वो कंप्लीट होगा तब रिएक्शन माना जाएगा। तो ये स्टेप स्लो स्टेप है जो हो रहा है अभी, क्योंकि OH नेगेटिव तो भरा बैठा है कि कब ये रेडी होगा और मैं तुरंत अटैक मारूंगा, और वो इतना फास्ट होगा कि उस रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं। ये स्लो स्टेप है हमारे 2 स्टेप के रिएक्शन का। फर्स्ट स्टेप ये है, जैसी कार्बोकैटायन बना, आपको पता है ना 3 डिग्री कार्बोकैटायन कितने हाईली रिएक्टिव होते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो जैसे ये बनेगा इस पे OH नेगेटिव अटैक करेगा और हमारा टर्शरी अल्कोहल रेडी हो जाएगा। टर्शरी अल्कोहल बनेगा ना, पक्का? टर्शरी हालाइट से तो टर्शरी अल्कोहल ही बनेगा ना। जैसे 1 डिग्री हालाइट से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, मिथिल हालाइट से मिथिल अल्कोहल बनेगा, वैसे 3 डिग्री हालाइट से आपको क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। डिग्री टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, बट ये स्टेप स्लो था इसलिए, और इस स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो ये क्या होगा? SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। एम आई क्लियर? समझ में आया दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म? अच्छा, एक और चीज, हम क्या बात कर रहे थे कि दोनों तरफ से अटैक कर सकता है।
कि दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। वहां तो एक ही ऑप्शन था, पीछे से अटैक करेगा तो इन्वर्जन हो जाएगा, वॉल्डन इन्वर्जन, मिरर इमेज, ठीक है। तो यहां क्या हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि आपको OH यहां लगा हुआ मिल जाए और OH आपको यहां लगा हुआ मिल जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। किसी के पास भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है कि इधर से ज्यादा अटैक होगा। अगर 50 मॉलिक्यूल है इसके, 50 मॉलिक्यूल है इसके, तो 50 ये बनेगा कार्बोकैटायन और 25-25 दोनों बनेगा। कौन दोनों? इधर वाला और इधर वाला। ये भी आइसोमर्स होते हैं, आपको पता है क्या? हमने इस टाइप के आइसोमर पढ़े नहीं है 11th में, बट एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक कंसेप्ट था जो नाम तो सुना होगा आपने, पर हम उसको पढ़ते नहीं थे क्योंकि उसका मेन कंसेप्ट इस चैप्टर में। आप क्या पढ़ते थे? एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो। स्टीरियो के अंदर दो पढ़ते थे, ज्योमेट्रिकल सिस्ट्रॉन्स, याद आ रहा है सिस्ट्रॉन्स, और दूसरा था ऑप्टिकल। ऑप्टिकल हम बस डेफिनेशन पढ़ के छोड़ देते थे क्योंकि वहां इतना ज्यादा उसका एप्लीकेशन नहीं था। अब आज उसको अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? क्योंकि रिलेटेड टू लाइट है ऑप्टिक, ये क्या करता है, कोई दो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे अगर एक कंपाउंड आने वाली लाइट को राइट रोटेट कर दे और दूसरा उसी लाइट को लेफ्ट रोटेट कर दे, तो उस टाइप के आइसोमर्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझे मैंने क्या बोला? एक कंपाउंड है, उसने आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट कर दिया, उसके सम एंगल से घुमा दिया उसको, और इसी का मिरर इमेज इसको अगर लेफ्ट रोटेट कर दे तो आप बोलेंगे कि बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ रहे हैं ना? अब यहां पे यही हो रहा है, दोनों टाइप के बन रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या? पर हर कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। कौन करता है मैं आपको भी बताऊंगा, है ना। हर कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता कि आप बोलोगे कि सर हाँ ये भी कंपाउंड कर देगा, हर कंपाउंड कर देगा, नहीं। उसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है। हम वो कंडीशन पढ़ेंगे जब अपन इसके स्टीरियो आइसोमेरिक एस्पेक्ट में जाएंगे कि इस रिएक्शन के बाद आइसोमर्स का क्या होता है, ठीक है। पहले अपन SN1 SN2 को लिख लेते हैं, फिर इसका स्टीरियो आइसोमर्स कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखे पहले? SN2 हेडिंग डालनी है ना। चलो इसके बारे में पहले लिखते हैं, फिर अपन SN1 पे जाएंगे, ठीक है। लिखना नीचे, द रिएक्शन बिटवीन मिथिल क्लोराइड CH3Cl, द रिएक्शन बिटवीन मिथिल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3Cl एंड OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, टू यील्ड मिथेनॉल। बनेगा क्या? मिथेनॉल बनेगा, मिथिल हालाइड से मिथेनॉल बनेगा, OH अटैच हो जाएगा ना। टू गिव या टू यील्ड मिथेनॉल follows second order kinetics, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये है कि उसके मेन रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। उसमें फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे इस वाले में, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब यहां पे आपके फिजिक्स की लैंग्वेज में स्पीड है, पर यहां स्पीड नहीं बोलते क्योंकि स्पीड का मतलब तो चल रहा है ना कोई, तो यहां रेट बोल देते हैं कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इसको तो बोलेंगे कि रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन भागेगा थोड़ा ना, इतनी स्पीड से भाग रहा है, इतना किलोमीटर पर आ रहा है, ऐसा थोड़ा बोलेंगे अपन। यहाँ तो रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसी के टर्म्स में बात होगी। रिएक्शन के स्पीड की, रिएक्शन के रेट की, इतने रेट से आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और इतने रेट से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। उसको रेट बोलते हैं अपन, ना कि स्पीड। हाँ, उसका मतलब स्पीड ही है, कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, और follow second order kinetics, that is the rate of reaction depends upon that is the rate of reaction depends upon that is the rate of reaction depends upon the concentration of that is the rate of reaction depends upon concentration of both the reactants both the
रिएक्टेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे when the incoming nucleophile when the incoming nucleophile when the incoming nucleophile ब्रैकेट में लिख लो OH नेगेटिव, हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं OH नेगेटिव का। when the incoming nucleophile OH negative approaches alkyl halide हेलो एल्केन, यहां अपन क्या ले रहे हैं CH3Cl, ब्रैकेट में CH3Cl approaches the alkyl halide, comma the carbon halogen bond समझ के लिखना जो लिख रहे हो, the carbon halogen bond starts breaking and a new carbon OH bond and the new carbon OH bond क्या starts forming, हाँ starts forming, एक ब्रेक हो रही है दूसरी बन रही है, starts forming, और ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो stop, both this processes takes place क्या लिखेंगे वर्ड साइमल्टेनियसली, वेरी गुड, साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं। both this steps takes place both these processes takes place simultaneously in a single step and no intermediate is formed इंटरमीडिएट मतलब समझते हैं क्या? हाँ जैसे यहाँ पे ये इंटरमीडिएट था, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, ये सब क्या है इंटरमीडिएट्स हैं जो बीच में बनेंगे कुछ देर के लिए, फिर सेकेंड स्टेप में वो रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना डालेंगे। बट हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो क्या आ रहा था बीच में, क्या नाम दिया था मैंने इसको, जल्दी सोचो, तो क्या नाम दिए थे, ट्रांजिशन स्टेट, नहीं याद है अभी तो बात की, तो आप लोग बोले थे जो चेंज हो रहा है, तो इसको क्या नाम दिया अपन, इट इज नॉट अ इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट तो कुछ समय के लिए रहेगा, ये तो तुरंत चेंज हुआ, ट्रांजिशन बस, है ना, तो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो स्टॉप, such reactions occur through a such reactions occur through a transition state ठीक है। चलो इसका एग्जांपल लिख लो, यही बना लो, OH नेगेटिव को ऐसे अटैक करवाना, है ना, और ऐसे, ये गोला मत बनाना, ये समझाने के लिए बनाया था, दैट कॉपी मत करना। इसके नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे इसके नीचे, ट्रांजिशन स्टेट। आपको याद रहेगा ना कि आपने ट्रांजिशन स्टेट किसको कहा है, ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन स्टेट लिखेंगे पूरा, और ये सब भी मत बनाना ना, साथ में यहाँ क्या बनाऊं, यहाँ क्या लिखूं, और क्या बच गया है, कुछ बचा हुआ दिख रहा है, हाँ हेलोजन निकला ना अपना भाई, तो ये X नेगेटिव है। आप लोग Cl लेके बना रहे तो Cl नेगेटिव लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने जनरलाइज रिएक्शन लिखा है, X लिखा है, आप लोग Cl लिख रहे हो उसकी जगह, तो Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देना, ठीक है, एंड राइट हियर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। नीचे लिखेंगे इन ट्रांजिशन स्टेट in transition state in transition
state carbon atom is bonded to 5 atoms. दिख रहा है आपको 5 atoms, 3 हाइड्रोजन, एक निकलता हुआ हेलोजन और एक घुसता हुआ OH. तो carbon atom is bonded to 5 atoms and thus transition state is unstable. And thus transition state is unstable. And thus transition state is unstable. Full stop. Being unstable, वो ज्यादा देर तक रहेगी नहीं वैसे. Being unstable, it ultimately decomposes to form. Being unstable, it ultimately decomposes to form. Ultimately decomposes to form the product and the living group. The product, ये हमारा product alcohol and the living group halide ion. ठीक है, चलो वो इन्वर्जन वाला भी लिख रहे थे कि बैक साइड से अटैक किया तो इधर से इधर हो गया, इन्वर्जन हो गया. तो एक पैराग्राफ उसका बनाते हैं, लिखना नीचे. In SN2 reactions, in SN2 reactions, in SN2 reactions, the attack of the nucleophile, the attack of the nucleophile, the attack of the nucleophile occurs from the backside, occurs from the backside, occurs from the backside. और लिविंग ग्रुप कहां से निकल रहा है? सामने से. And the living group, and the living group, and the living group leaves from front side, leaves from front side. As a result, full stop डाल के, as a result, SN2 reactions are, as a result, SN2 reactions are always accompanied by, always accompanied by, always accompanied by inversion of configuration. इसको अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना जैसा. Inversion of configuration, also known as Walden inversion, also known as Walden, WALDEN, Walden inversion. उसका configure उल्टा हो गया, configuration उल्टा हो गया, invert हो गया, inversion of configuration. ठीक है, अभी अपन इतना पढ़े हैं इसमें, बट इसको आगे जाके जब स्टीरियोमेरिक कंसेप्ट में आएंगे ना, एस्पेक्ट में आएंगे, तब हम इसको ऑप्टिकल आइसोमर की तरह सोचेंगे कि उससे क्या होगा. ठीक है, उल्टा हो गया, बट उससे फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ेगा. किसको फर्क पड़ेगा? लाइट को फर्क पड़ेगा. लाइट जो पहले राइट रोटेट हो रही थी, अब वो लेफ्ट रोटेट होनी चालू हो जाएगी. हाँ या ना? ये वाला अगर आइसोमर उसको राइट रोटेट करवा रहा होगा, तो ये उसको क्या करवाएगा? लेफ्ट रोटेट, क्योंकि दोनों आइसोमर्स है ना. एक को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को बोलते हैं लीवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो मतलब राइट होता है, लीवो मतलब लेफ्ट होता है. तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, मतलब वो आने वाली लाइट को राइट रोटेट कर देगा, और अगर वो लीवो रोटेटरी तो आने वाली लाइट को लेफ्ट रोटेट कर देगा. समझ रहे हैं क्या? ये अपन उसमें पढ़ेंगे वापस. अभी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय आएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया ना? तो ये रिएक्शन ना सबसे फास्टेस्ट किसमें होगा पता है आपको? मिथिल वाले में, क्योंकि मिथिल वाले में सबसे कम भीड़ है. फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और होगा ही नहीं 3 डिग्री में. तो देखा ना हमने, 3 डिग्री तो फिर SN1 कर लेगा. वो क्यों बैठेगा रहेगा SN2 के लिए? वो क्या कर लेगा? SN1 कर लेगा वो. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग SN1. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर. 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर. फुल फॉर्म बोला उसका मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर. वो था बाइमोलिकुलर, इसलिए 2 था वहां पर.
यहाँ पे 1 है यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, चलिए इसके भी डेफिनेशन लिखते हैं, नीचे लिखेगा SN1 reactions are generally carried out. SN1 reactions are generally carried out. SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvents. polar protic दो वर्ड यूज किए हैं। पोलार समझते हैं ना, पोल्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और प्रोटिक ये कहां से आया वर्ड? प्रोटॉन से। प्रोटॉन बोले तो H प्लस, प्रोटॉन मतलब H प्लस। कैटायन बोलो मैं तो पॉजिटिवली कर बोलो, प्रोटॉन तो स्पेशली यही हो गया ना। H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? सिर्फ प्रोटॉन ही है इतना ही बोल रहे हैं ना, दोनों नहीं है क्यों बोल रहा है? H प्लस के पास क्या है? सिर्फ प्रोटॉन ही है, तो इसलिए इसको प्रोटॉन बोल देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक लौता था वो तो वो बैठा बेचारा, और न्यूट्रॉन तो पहले से ही नहीं था उसके पास, तो प्रोटॉन। ठीक है, ओके। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल बताओगे क्या? मैं बताया हूं आप लोग को आज भी और लास्ट टू लास्ट क्लास में भी। कुछ एग्जांपल बताओ ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जहां से ये मिल जाए। एसिड्स, और 3 चीज बताया हूं आपको, एसिड, वाटर, एल्कोहल। समझ रहे हैं क्या? इसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर, polar protic solvents such as water, alcohol, acid, etc. फुल स्टॉप लिखेंगे। The reaction between इसका कोई मुझे कॉमन नेम बताएगा क्या? कॉमन नेम तो 1 1 2 2 डाई डाई मत करना ना। हाँ, टर्शरी और ब्यूटिल कहाँ गया? बीच में लगा दो ना ब्यूटिल को। तो टर्शरी पूरा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्ट क्योंकि जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है वो 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, तो टर्ट। और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल वर्ड लग गया। और पता तो चल जाएगा ना कि ब्रोमीन किसमें है, किससे पता चलेगा? टर्ट से। वही सेक होता तो समझ रहे हैं क्या? तो टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी तो इजी है, कौन ट्राई करेगा आईयूपीएसी? हाँ, टू ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा मेरे को ये बात बताना, जब ऐसे आईयूपीएसी नहीं पूछा सबसे पहले क्या करते हो आप? अंदर से पूछ के बताओ क्या करता हूँ मैं पहले। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि कैसे बनाऊं। लॉन्गेस्ट चेन खोजना, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? लॉन्गेस्ट चेन खोजना। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस नहीं बोलना ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो 4 भी कार्बन दिख रहे हैं अपन को, पर वो कंटिन्यूटी में नहीं है। कंटिन्यूटी में यही हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? कंटिन्यूटी समझ गए ना? एक मतलब लगातार होने चाहिए, आपको ब्रेक नहीं करना है। वो बचपन में नहीं करते थे, ये बनाओ तो बिना पेंसिल उठाए ऐसा करके कुछ, ऐसा कुछ नहीं बनाते थे कि पेंसिल नहीं उठाना है। नहीं खेलो आप लोग कभी? हम तो खेले बहुत क्लास में बैठे बैठे, है ना? तो ये क्या है, आप अगर इधर आकर के इधर गए तो आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी या रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट भी नहीं करना होता था ना इसमें, कि आप एक बार पेंसिल चला दिए इधर तो आपको वापस उधर पेंसिल नहीं चलाना है। नहीं याद है क्या आप लोग? ऐसे बच्चे हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन? ये हुई या ये हुई या ये हुई, तीन ही हो रहा, 3 से तो है नहीं। तो ये पहला काम होता है। फिर दूसरा क्या सोचते हो? नंबरिंग। नंबरिंग के लिए क्या सोचना है कि ब्रांच वाले कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो आप यहां से चालू करोगे तो 1 2 3 मिलेगा, नीचे से करोगे तब भी 2 ही मिलेगा। खत्म, नंबरिंग नहीं हो गई। अब लिखना चालू करना है। तो पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पे हमारे पास 2 है। ब्रोमीन भी प्रीफिक्स है क्योंकि उसका कोई फंक्शनल ग्रुप का कोई सफिक्स नहीं होता, जैसे कि अल्कोहल का ऑल होता है, बट इसका कोई सफिक्स नहीं है, तो इसका प्रीफिक्स ही है, तो मतलब ये भी सामने आएगा। और ये भी मिथिल है, अल्किल ग्रुप है, ये भी सामने आने वाला है। अब दोनों में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा?
D comes first. तो 2 bromo 2 methyl propane, 2 bromo 2 methyl propane. समझ आएगा? चलो ठीक है. तो क्या लिखे? द रिएक्शन बिटवीन tert butyl bromide, the reaction between tert butyl bromide and the OH negative ion, tert butyl bromide and OH negative ion and OH negative ions to yield tert butyl alcohol. अल्कोहल भी tert butyl वाला ही बनेगा. To yield tert butyl alcohol follows first order kinetics. वहां क्या लिखे थे? सेकेंड ऑर्डर. यहां फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. That is the rate of reaction depends upon the, वहां क्या लिखे थे? Both the reactant. यहां सिर्फ एक ही. That is the rate of reaction. रिलेट कर पा रहे हो ना उससे जो पीछे लिखे हैं? वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स था. तो वहां क्या लिखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर. बोथ द रिएक्टेंट लिखे थे ना. हाँ, तो यहां क्या लिख रहे हैं? दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of tert butyl bromide only. Tert butyl bromide only. Tert butyl bromide only. ठीक है. तो आप भले रिएक्शन ऐसे लिख दो. ये Br है प्लस OH नेगेटिव, आपको मिल जाएगा CH3OH प्लस Br नेगेटिव बाहर निकल गया. पर अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिएक्शन का जो स्पीड है वो सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है ना. पर हमने रिएक्शन में तो दोनों लिखा हुआ है. तो दिस सजेस्ट दैट ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है. पहले स्टेप में सिर्फ ये इन्वॉल्व है और दूसरे स्टेप पे जब कार्बोकैटायन बन के रेडी हो जाएगा तब ये जाके अटैक करेगा. तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन. क्योंकि अगर ये एक स्टेप का रिएक्शन होता ना तो ये भी बाइमोलिक्यूलर होता, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंसी होती है इसकी भी. पर अब आप बोल रहे हो कि नहीं, ये एक मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड कर रहा है और इसका ओवरऑल रिएक्शन ये है, तो ये एक स्टेप पे तो नहीं हो सकता. इसका दूसरा स्टेप भी इन्वॉल्व होगा जिसमें OH नेगेटिव पिक्चर में आएगा. आपको ओवरऑल रिएक्शन तो ऐसे ही दिखेगा, बट दिस ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. पहले आप ओवरऑल रिएक्शन लिखो, फिर हम स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों अलग अलग लिखेंगे. लिखो पहले ओवरऑल रिएक्शन. वो आगे नीचे लिखेंगे. द अबव रिएक्शन takes place in 2 steps. The above reaction takes place in 2 steps. The above reaction takes place in 2 steps. Step 1 लिखेंगे. Step 1. Cleavage of C bond Br. Cleavage मतलब breakage of, ना? Cleavage of C bond Br. Cleavage of C bond Br takes place in the presence of वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए थे ना, उसी से एनर्जी मिलेगी इसको टूटने की. takes place in the presence of polar protic solvent. Takes place in the presence of polar protic solvent. And this step is slow. And this step is slow. And hence is the, and this step is slow. And hence is the rate determining step.
and hence is the rate determining step, and hence is the rate determining step. समझ में आया? रेट डिटरमाइनिंग का मतलब ये वो स्टेप है जो पूरे ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करेगा. कोई टायर वाला, ठीक है, उसका रिएक्शन लिखना पहले. तो पहले तो आप CH3 ये वाला बराइल और टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड बना लो, और यहां पे ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ब्रोमीन वो इलेक्ट्रॉन लेकर के फरार हो जाएगा, और क्या बनेगा? एक 3 डिग्री कार्बो कैटायन. दिस इज स्टेप 1. और ये थोड़ा सा रिवर्सिबल नेचर का भी होता है ना, तो रिवर्सिबल का साइन लगा देना, और इस एरो के ऊपर लिख देना स्लो. ये स्लो है, तभी वो रेट डिटरमाइनिंग है. काइंड ऑफ आयनाइजेशन ही तो हो रहा है ना ये. अ मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयंस, तो आयनाइजेशन ही बोलेंगे इसको. डिसोसिएशन भी बोल सकते हो. अपने आयंस में वो क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है. ये स्टेप 1 हुआ. नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप 2. स्टेप 2, द कार्बोकैटायन, द कार्बोकैटायन, ये इंटरमीडिएट है यहाँ पे, है ना. ये क्या है? इंटरमीडिएट. वो ट्रांजिशन स्टेट था, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है. क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन. तो पहला डिफरेंशिएशन तो क्या बोलोगे आप? SN2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, SN1 यूनिमोलिकुलर है. दूसरा, यहाँ पे बैक अटैक हो रहा था SN2 में, यहाँ पे बैक अटैक नहीं होगा. फिर वहां पे इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा. और वो सिंगल स्टेप में था, ये डबल स्टेप में हो रहा है. और अभी जो लिखे, हाँ, उसमें ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी बीच में, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है. ठीक है, ओके. चलिए, तो क्या लिखे? इन द कार्बोकैटायन being a reactive species, being a reactive species is immediately attacked by the, is immediately attacked by the, is immediately attacked by the nucleophile, is immediately attacked by the न्यूक्लियोफाइल. और ये रिएक्शन फास्ट है, तो इससे स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वेट कर रहा है बस कि कब वो कार्बोकैटायन रेडी होगा. ठीक है, देखो हम 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़ते हैं. एक जो बहुत फास्ट रिएक्शन है, एक वो जो बहुत ही स्लो रिएक्शन है, और एक वो जो मॉडरेट स्पीड में चलते हैं. हम इंटरेस्टेड होते हैं मॉडरेट वाले में. फास्ट रिएक्शन की स्पीड हम निकालते नहीं, क्योंकि निकाल नहीं सकते, कितना फास्ट हो रहा है ना, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में हो रहा है, तो क्या करना है. ठीक है, जल्दी तो हो रहा है. और स्लो वाले के लिए, जैसे रस्टिंग क्लैब बैठे थे ना, रहोगे 1 महीने तक देखते हो कि कितना फास्ट हो रहा है रिएक्शन. तो ना स्लो रिएक्शन की स्पीड में हमें कोई दिलचस्पी है, ना फास्ट में. हमें किसमें इंटरेस्ट है? मॉडरेट वाले में. तो ये जो सेकंड रिएक्शन है, ये फास्ट है, तो इससे कोई स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए आपका फर्स्ट स्टेप वाज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, तो चलिए सेकंड स्टेप लिख दो. ये उठा लो, इसी को लिखो वापस से, प्लस OH नेगेटिव लिखो, और बना लो अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल. कंप्लीट करेंगे रिएक्शन, और उसके एरो में फास्ट लिखना, और उसका सिंगल हेडेड एरो बनाना. वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है. सुन रहे हैं क्या? यही जो आपका इंटरमीडिएट बना, इसी को नीचे उतारो, प्लस OH नेगेटिव लिखो, और बना दो टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल. बस OH फिट करना है, और क्या बन जाएगा. ठीक है, तो ये आपके दोनों मैकेनिज्म हुए. ठीक है, इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे. हालांकि अपने आज डिस्कस तो किया ना कि मिथिल सबसे फास्टेस्ट देगा SN2, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देता ही नहीं है. और ये वाला कौन फास्टेस्ट देगा? 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथिल. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या चलेगा? 3 डिग्री सबसे फास्टेस्ट होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन होगा? मिथिल. और वहां सीधा उल्टा हो जाएगा. वहां फास्टेस्ट कौन होगा? मिथिल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री तो देगा ही. एम आई क्लियर? तो ये उनके ऑर्डर है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट देयर स्टीरियोमेरिक कांसेप्ट, कि आइसोमर्स में क्या चेंजेस होंगे इन रिएक्शन से. ठीक है, चलिए, थैंक यू. आज होंगे, मैं कल दे दूंगा.